हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ सिगमंड फ्रॉइड, जो एक मनोविश्लेषण सिद्धांत के रचनाकार हैं। सिगमंड फ्रॉइड मनोविज्ञान सिद्धांत को 3 मेन उसमें बांटा है, जिसमें चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। और इसके अंदर भी इन्होंने ईगो और सुपर ईगो को भी परिभाषित किया है। तो हम आज देखते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड का विशेष, और आगे हम क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। वो ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषक है, जिसे साइको एनालिटिक कहते हैं। उन्होंने मन को 3 भागों में, मतलब दिमाग को 3 भागों में बांटा है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, उसके बीच में एक सेमी कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड जो सपनों का इंटरप्रिटेशन करता है। इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड सपनों का विश्लेषण डीप इंटरप्रिटेशन करता है। और व्यक्तित्व को उन्होंने ईद, ईगो और सुपर ईगो क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं। तो उनको आज हम देखते हैं डिटेल में, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो को, कि ये कैसे काम करता है, ये क्या है इसके, क्योंकि ये आधुनिक मनोविज्ञान के व्यक्तित्व विकास के जनक के रूप में भी सिगमंड फ्रॉइड को जाना जाता है। तो हम इनका मुख्य योगदान देखते हैं। मनोविश्लेषक, फादर ऑफ साइको एनालिटिक। इन्होंने फ्रॉइड ने हिस्टीरिया और मानसिक विकारों के इलाज के लिए, बातचीत के लिए टॉक थेरेपी का मीन्स आप बातचीत के द्वारा उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तरीकों को विकसित किया है, जो अचेतन मन में विश्लेषण पर आधारित होता है। तो हम देखते हैं कि फादर ऑफ साइको एनालिटिक कहते हैं। दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, मतलब फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे ड्रीम इंटरप्रिटेशन होता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हम अपना व्यवहार, हमारे व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा अचेतन मन और अचेतन मन से नियंत्रित होता है, और दबी हुई इच्छाएं और भावनाएं होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, जो हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं। उन्होंने आगे दिखाया है कि ईद, ईगो एंड सुपर ईगो कैसे काम करते हैं। ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद क्या है? आप हठ, जिसे जिद कहते हैं, वो है मतलब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हठ, या इच्छा पूर्ति के लिए जो भी मतलब कार्य कर रहे हैं, या जैसे छोटा बच्चा है जो जिद करता है, हठ करता है, ये सब ईद के अंदर आते हैं। मीन्स ये यौन आयोगों का मूल रूप है। ईगो क्या है? आप वास्तविकता के आधार पर व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मीन्स ईद को पूरा करने के लिए आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो ईगो, ईगो के रूप में जाना जाता है। सुपर ईगो क्या है? नैतिकता और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स आप अपने आप को और अपने कार्यों को सामाजिक नियमों और नैतिकता के थ्रू बांधते हैं, तो उसे कहते हैं सुपर ईगो। तो आप ईद, ईगो और सुपर ईगो को अच्छे से समझ लीजिए। ईद क्या है? जिद है, हठ है, जो आप अपनी खुशी या बच्चा अपना उसको बनवाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए यूज करता है। ईगो क्या है? आप वास्तविकता के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मीन्स यहाँ कंट्रोल कहा जाता है। और सुपर ईगो कहा जाता है जहाँ नैतिकता और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे कहते हैं सुपर ईगो। कि हम और फ्रॉइड के कुछ विशेषताएं देखते हैं। ईद, ईगो और सुपर ईगो के अलावा भी उन्होंने कहा कि चेतन और अचेतन मन में, जो उसके बीच में वो होता है अर्धचेतन। मीन्स चेतन मन क्या है? जो हमें दिमाग में याद रहता है। और अर्धचेतन क्या है? जो हम याद करके, जैसे हमने आज कल क्या खाया था हमें याद आ जाएगा, लेकिन हम 10 दिन या 20 दिन पहले क्या खाया था, हम उसको मेमोरी के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं अर्धचेतन मन। और जो याद ही न रहे, वो लगभग 90% दिमाग का भाग होता है, जो अर्ध मतलब अचेतन मन में रहता है। सपने वहीं से आते हैं। तो सपनों की व्याख्या उन्होंने क्या किया? अचेतन मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। मतलब जो सपना हम देखते हैं वो अचेतन मन में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब कभी आ जाए कि सपना किससे रिलेटेड है, तो अचेतन मन से रिलेटेड है, क्योंकि 90% भाग अचेतन मन का ही रहता है। अगला हम देखते हैं बाल यौन विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्रॉइड के व्यक्तित्व के अनुसार बचपन अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है, जिसमें यौन ऊर्जा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड का साइकोएनालिटिकल थ्योरी। इसमें उन्होंने सेक्शन 1, मतलब जिसमें उन्होंने मन का जिक्र किया, मीन्स मेमोरी का। दूसरा व्यक्तित्व का। तो मन के भी 3 स्तर दिए हैं और व्यक्तित्व के भी 3 स्तर दिए हैं। मन के 3 कौन-कौन से? मन मीन्स मस्तिष्क का, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और व्यक्तित्व का ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो आप इसमें चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, उसमें क्या है? आपका चेतन मन केवल 10% है, अर्धचेतन मन वो थोड़ा ही है, और अचेतन मन 90% होता है। तो आप इसके तीनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे? आप जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आज हमने क्या खाया, तो वो चेतन मन में है, हमने आज ये खाया। हम ये कहें कि 2 दिन पहले आपने क्या खाया, तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि 2 दिन पहले हमने क्या खाया था, तो अर्धचेतन मन में है, वो अवचेतन जिसे कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि पिछले साल आपने इस दिन क्या खाया था, तो अचेतन मन में आप उसे याद रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो चीजें हमें अपने पीछे मेमोरी में चली जाती हैं, वो अर्धचेतन मन में चली जाती हैं, जिन्हें हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का जो मन का 3 स्तर है, चेतन, अवचेतन और अचेतन, तो इनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा उन्होंने दिया व्यक्तित्व के 3 घटक, मीन्स ईद, अदम, इदम और परम इदम। मीन्स ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इनको अभी हमने बताया कि ईद क्या है? जिद है, जिसे बच्चा या जो भी अपना इच्छाओं की पूर्ति करता है। ईगो क्या है? आप उन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, उसे कहते हैं ईगो। सुपर ईगो क्या है? आप समाज और अपनी इच्छाओं के बीच का जो संतुलन बैठाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं सुपर ईगो। अब ईद में क्या देखते हैं? सुख का सिद्धांत, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होगी तो सुख का सिद्धांत होगा, जन्मजात होगा, क्योंकि बच्चे में होता है। अवचेतन मन का होगा। इसी तरह ईगो में क्या है? ईगो में क्या? वास्तविकता में जब हम कंट्रोल करते हैं, तो वास्तविकता से आप मुकाबला करते हैं, तभी आप उससे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करते हैं, संतुलन इसमें होता है। सुपर ईगो में क्या होता है? एक नैतिकता का सिद्धांत होता है, क्योंकि दोनों के बीच असमंजसता मतलब होती है, तो हम उसमें नैतिकता का मूल्य देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सुपर ईगो में क्या नैतिकता सिद्धांत है, सामाजिक मूल्य है, आदर्श है। तो इस तरह से हम परम ईगो में इन तीनों का संतुलन बैठाते हैं, नैतिकता, आदर्श और सामाजिक मूल्यों का। आगे कुछ हम इस फैक्ट देख लेते हैं कि फ्रॉइड ने कहा कि स्वप्न विश्लेषण क्या है? अचेतन मन का है। और पर्सनालिटी जो क्या है? पर्सोना से निकल के आया, जो लैटिन वर्ग है, जिसका अर्थ है मुखौटा। अगला कुछ हम कुछ सिद्धांत और उनके प्रतिपादक हैं, तो आप इनको आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना उनको दोबारा देख सकते हैं। वैसे हम देख लें कि शारीरिक संरचना सिद्धांत क्या है? गेराल्ड का है। इसी तरह सील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट का है। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो का है। संवेदिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। जैविक सील गुण सिद्धांत आइजैक का है। मनोसामाजिक विज्ञान एरिक्सन का है। तो ये आप अपने दिमाग में इसको स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा से देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं ईद, ईगो एंड सुपर ईगो को। अभी हमने पीछे देखा ही है कि ईद, ईगो और सुपर ईगो क्या है।
तो ईद ईगो और सुपर ईगो को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि समझिए एक फैमिली में एक्सीडेंट से लोग मतलब नहीं रहे, तब उस एक जो बंदा बचा वो करता है लिविंग द वर्ल्ड बिकॉज हर फैमिली डाइज ड्यू टू द एक्सीडेंट। वो इच्छा अपनी जताता है कि ऐसा, तो वो उसको ईद के उसमें आएगी, उसकी जो ये इच्छा है वो ईद में चली जाएगी। ईगो क्या होगा कि वो देखेगा कि फैमिली मेंबर तो नहीं है लेकिन उसके आस-पास पड़ोस में अभी भी लोग हैं, वो जो मतलब तो उसके साथ वो एज ए फैमिली रह सकता है। तो ये उसकी एक क्या उस ईद को इच्छाओं की कंट्रोल करने की जो इच्छा है उसे कहते हैं ईगो। तो आप इस एग्जांपल से, अब सुपर ईगो क्या है कि उसके जो अगल-बगल जो सराउंडिंग में पीपल रहते हैं दे वांट टू स्टे मतलब लाइव, तो ये इसकी सुपर ईगो है। तो आप एक इस सिचुएशन से आप अपने आप को ईद ईगो और सुपर ईगो को अच्छे से समझ सकते हैं कि ईद क्या आपकी इच्छा है, लेकिन ईगो क्या कह रहे हैं कि आपको सराउंडिंग से जो सराउंडिंग में आपके पीपल्स हैं उनको देख के कि हाँ ये एज ए फैमिली हम हमें जिंदा रहना चाहिए। और सुपर ईगो क्या कह रहे हैं समाज और उसकी इच्छाओं के बीच की एक सामंजस्य स्थिति को बनाता है कि आपको एज ए जिंदा रहना चाहिए। तो आप ईद ईगो और सुपर ईगो को देख लिया कैसे, आप एक एग्जांपल के माध्यम से ईद ईगो और सुपर ईगो को कंपेयर करके देख सकते हैं एक मतलब टेंजिबल उसमें कि ईद ईगो और सुपर ईगो में क्या है कि ईद क्या एक प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल है, मीन्स अपनी अस्तित्व जन्मजात जिसे कहते हैं या उससे रिलेटेड है। ऑपरेट ऑन दी प्लीजर मतलब अपनी सुख और उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या सुख के लिए होता है। और क्या है ये सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मीन्स इसे तुरंत वो इच्छा पूरी करने की वो होती है। तो ईद में ये आता है। ईगो में क्या कहता है रियलिस्टिक एंड रेशनल, और इसमें क्या आता है ऑपरेट ऑन दी रियलिटी प्रिंसिपल, मीन्स ये अपनी जो इच्छा है और रियलिटी क्या है उसके बीच के जो बीच का जो कंट्रोल है उसका संतुलन है, ये ईगो में आता है। ये क्या बैलेंस दी डिमांड ऑफ द ईद एंड सुपर ईगो, ये ईद और सुपर ईगो के बीच में आता है और दोनों को बैलेंस करता है। सुपर ईगो क्या है कि मोर्टलिटी एंड आइडियल्स, ये क्या दिखाता है कि आपके जो आइडियल्स हैं जो समाज के नियम्स हैं उनके बीच वो दिखाता है। ऑपरेट ऑन दी मोरल प्रिंसिपल एंड स्ट्राइव ऑन दी परफेक्शन, तो ये आपके मोरल प्रिंसिपल पे ज़्यादा बिहेव करता है। तो सुपर ईगो इस आपको ऐसे देख सकते हैं, ईद ईगो और सुपर ईगो को आप कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेज को 5 भागों में बांटा है। कहते हैं एक ओरल स्टेज है 0 से 1 ईयर की है, एनल स्टेज है 2 से 3 ईयर के लिए, एंड फैलिक स्टेज है 3 से 6 वर्ष के लिए, लेटेंसी स्टेज है 6 वर्ष से ओल्ड के लिए जब प्यूबर्टी तक आती है, और एक लास्ट स्टेज है जिसे कहते हैं बियॉन्ड प्योरिटी, इसे कहते हैं जेनाइटल स्टेज। तो ये पांचों स्टेज हम बारी-बारी से देखेंगे मोर डिटेल। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष की। इसमें क्या बच्चा क्या है कि चिल्ड्रन ड्राइव टू प्लेजर फ्रॉम दी ओरल, जैसे छोटा बच्चा होता है तो आप उसे जो मिल्क बॉटल से दूध पिलाते हैं तो उसको अधिकांश हर चीज़ों को मुंह में डालने की प्रयास करता है, मीन्स उसका ओरल स्टेज होती है। दूसरा क्या है एनल स्टेज जो 2 से 3 वर्ष के लिए होता है। उसमें क्या चिल्ड्रन बिगिन टू पोटी ट्रेनिंग, मीन्स वो अपने अपने जो नेचुरल कॉल्स हैं उनमें धीरे-धीरे प्रवणता आने लगती है। एनल स्टेज में बच्चा अपने नेचुरल कॉल्स को कंट्रोल करने लगता है, उसमें उसको प्लीजर महसूस होने लगता है, वो धीरे-धीरे सुसु और पोटी बताने लगता है। अगला है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष के, इसमें कि बॉय आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर मदर एंड गर्ल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर फादर, क्योंकि इसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओडियस एंड इलेक्टा। मीन्स ओडियस जो होता है जो बच्चों में होता है, जो मतलब लड़के में होता है वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, और गर्ल्स में इलेक्टा कॉम्प्लेक्स आता है जो फादर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो फैलिक स्टेज इस तरह से क्योंकि धीरे-धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या-क्या चेंज आएंगे। तो ओडिपस जो है बच्चे मतलब लड़के में होता है, और इलेक्टा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लड़की में होता है। तो फैलिक स्टेज में 2 ये डेवलपमेंट होते हैं। जब कहीं भी ओडिपस या इलेक्टा का जिक्र आ जाए तो वो किस स्टेज में होता है, तो फैलिक स्टेज में होता है। अगला देखेंगे लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या है 6 वर्ष से पुबर्टी तक की। इसमें क्या है चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम ऑन इंटरेक्शन विद द सेम सेक्स एंड पीयर, वो मतलब अपने सेम पीयर उससे लड़का लड़की से एक अपना ग्रुप जिसे कहते हैं ग्रुपिंग होने लगती है, वो उसकी तरफ चले जाता है, वो अपने सेक्सुअल अट्रैक्शन से दूर हो जाता है। तो इसमें क्या है कंट्रोल स्टेज होती है जिसे कहते हैं लेटेंसी स्टेज। तो 6 से पुबर्टी तक की इसमें ये होता है। बियॉन्ड प्यूबर्टी मीन्स ये टीन एज है जिसमें आपको इंडिविजुअल अट्रैक्टेड जिसे कहते हैं जेनाइटल स्टेज। तो इसमें क्या इंडिविजुअल आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स, इसमें क्योंकि आपकी प्यूबर्टी या जेनाइटल वो सब डेवलपमेंट होने लगते हैं, तो इस स्टेज में आपको इंडिविजुअल क्या अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, तो इसे कहते हैं जेनाइटल स्टेज। और डिटेल में देखते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेज। ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष, इसमें क्या द माउथ इज द प्राइमरी सोर्स, मीन बच्चा माउथ से ही सारा कुछ खींचता है, जैसे आपको मिल्क बॉटल देना है या जो भी हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो ये ओरल स्टेज है। दूसरी एनल स्टेज, इसमें क्या है कि फोकस ऑन द बॉल एंड द ब्लैडर कंट्रोल, मीन्स वो अपनी सुसु पट्टी को कंट्रोल करने लगता है, उस पर कंट्रोल बनाता है। फिक्सेशन आर में लीड टू द ऑब्सेसिव क्लीननेस आर मेसेसिव, आप बच्चा या तो ज़्यादा साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है या तो फिर पॉजिटिव स्टेज में वो ज़्यादा क्लीननेस में विश्वास करने लगता है। यदि ज़्यादा उसको डांट पड़ गई या नेगेटिव उस पर फीडबैक पड़ा तो मेसीनेस होने लगता है, ज़्यादा गंदा रहने लगता है। तो एनल स्टेज में क्या है उसको इस चीज़ में उसको आनंद आने लगता है, मीन्स एनल कंट्रोल ब्लैडर कंट्रोल में। अगला देखते हैं फैलिक स्टेज जो है 3 से 6 स्टेज। इसमें क्या है बच्चे मतलब जो बच्चा है लड़का है में उसमें एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यदि लड़का है तो उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मींस बच्चा जो है लड़का जो है मां की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और लड़की जो है पिता की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि इसमें फोकस ऑन द जेनाइटल ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड ये डेवलप होने लगते हैं। तो फैलिक स्टेज में हमने देखा कि जेनाइटल फोकस हो जाता है। अगला क्या लेटेंसी स्टेज, ये क्या 6 से 12 इसमें है कि इसमें सेक्सुअल इंपल्स जो होते हैं जो डिजायर होते हैं वो सब सबडी हो जाते हैं, मींस कंट्रोल हो जाते हैं, वो अंडर कंट्रोल चले जाते हैं, और बच्चा क्या है अपनी पीयर्स से एक ग्रुप बनाने लगता है, मींस लड़का लड़की से और लड़का लड़का मींस लड़का लड़का और लड़की लड़की आपस में एक अपने ग्रुपिंग शुरू हो जाता है, मींस तो ये लेटेंसी स्टेज है जिसमें आपका सेक्सुअल डिजायर और वो सब कंट्रोल हो जाते हैं, आप अपने अपने ग्रुप में अपने सेक्स से इंटरेक्शन करने लगते हैं और ग्रुपिंग हो जाती है। अगला एडोलेसेंस स्टेज जिसे जेनाइटल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या सेक्सुअल इंपल्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि जेनाइटल डेवलपमेंट होने लगता है, तो ये क्या आपकी टीनेज है। इसमें क्या इसे कहते हैं कि जेनाइटल स्टेज, इसमें अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपस में फ्रेंडशिप और इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं एडोलेसेंस स्टेज जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा टर्मोइल एज।
इसमें सिगमंड फ्रॉइड के सारे कुछ एक मतलब कंपाइल करके रख दिए गए हैं। इसमें क्या है आपका ईगो एंड सुपर ईगो जो आपके व्यक्तित्व के लिए है। दूसरा क्या साइको सेक्सुअल जो आपकी 5 स्टेज अभी दिखाई हमने, और उसी में क्या ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, साथ में आपका ड्रीम एनालिसिस जो अचेतन मन में होता है, और एक डिफेंस मैकेनिज्म, और दूसरा ट्रांसफरेंस। तो आप ये सिगमंड फ्रॉइड के ये 6 के 6 आपको ध्यान रखने होंगे। इसी पे आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनता है। तो आपको साइकोसेक्सुअल, ईगो एंड सुपर ईगो एंड दी ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ड्रीम एनालिसिस, ये मेन है। इनको आपको अपने जहन में याद रखना है, ताकि जहाँ कहीं भी सिगमंड फ्रॉइड का चर्चा होती है, जहाँ कभी सिगमंड फ्रॉइड की वो होती है, तो ये जरूर उनमें आते हैं। देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड की 2 मेन बुकें हैं, जिसे कहते हैं सपनों का विज्ञान, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, दूसरा क्या मनोविश्लेषण, एक जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस। तो ये 2 पुस्तकें मेन हैं जो सिगमंड फ्रॉइड की, इनको ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम आगे सॉल्व करते हैं। फ्रॉइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। अगला क्या है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार कहाँ पर होता है? तो इसका भंडार ईद में होता है। तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उसका ईद में होता है। अगला शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उक्त कथन किसका है? तो ये सिगमंड फ्रॉइड का। मीन्स शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति में जिसे कहते हैं, क्योंकि जेनिटल डेवलपमेंट होता है, तो ये काम प्रवृत्ति का। अगला हमारे मस्तिष्क कितना भाग अचेतन मन का होता है? तो 90%, 9/10 भाग। अगला है हमारे इंद्रिय सुखियों की इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है कहाँ? ईद में, क्योंकि ईद पहला है, इसमें 0 से 1 वर्ष की होती है, इसमें सारी इच्छा शक्तियाँ होती है। अगला क्या है? फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से निष्क्रिय होती है? जैसे कि लेटेंसी स्टेज, जिसे प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। अगला क्या है? कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क का एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो अधिकांश छिपी रहती है। चेतन में 3 स्तर होते हैं। ये मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रॉइड का है। अगला हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को कितने पहलू के आधार पर समझा जा सकता है? इसका उत्तर है 3। स्थलाकृत संरचना, गत्यात्मक संरचना, मनोलैंगिक विकास। अगला देखते हैं फ्रॉइड के गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत किसकी बात कही है? यह व्यक्तित्व संरचना की बात कही है। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की कितनी दशाएं बताई गई हैं? इसकी 3, ईगो और सुपर ईगो। अगला क्या है? फ्रॉइड की स्थलाकृत संरचना के अंतर्गत किसकी बात कही गई है? मन की संरचना की बात कही गई है। नेक्स्ट सुखवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? ईद को कहते हैं वास्तविकता सिद्धांत किसे कहते हैं? ईगो कहते हैं। मानवतावादी किसे कहते हैं? ईगो को। अगला वास्तविकता सिद्धांत ईगो है। मानवतावादी अहम। और आदर्शवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? सुपर ईगो को कहते हैं। आगे हम थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड बेस इज थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी इज ऑन ए लेबोरेटरी सेटिंग, बी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, सी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, डी बिहेवियरिज्म। तो ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि फ्लूइड ने लेबोरेटरी नहीं की, ना तो क्लिनिक, नहीं ना कॉग्निटिव की। तो राइट आंसर इज डी, बिहेवियरिज्म। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन करते हैं बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू हुम परसीव द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द मशीन, ए स्किनर, बी वाटसन, सी जंग, डी सिगमंड फ्रॉइड। तो इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड, क्योंकि बिहेवियरिज्म में सिगमंड फ्रॉइड का ही नाम आता है, और उन्होंने ही कहा कि ह्यूमन और मशीन दोनों में हम बिहेवियरिज्म को परसीव किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉइड फर्स्ट यूज द टर्म साइकोएनालिटिक इन, फ्रॉइड ने साइकोएनालिटिक शब्द का प्रयोग कब सबसे पहले कब किया? ए 1795, बी 1959, सी 1986, डी 1869। तो इसका राइट आंसर है 1896। मीन्स राइट आंसर है सी। सिगमंड फ्रॉइड ने 1896 में सबसे पहले साइकोएनालिसिस शब्द का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द फ्लूइड फेथ इन द बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ कॉन्शियस में बी ट्रेस इन हिज अर्ली वर्क। तो फ्रॉइड के जो अर्ली वर्क में कुछ ऐसी कंडीशन है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन पर विश्वास करती हैं, वो किसके साथ उन्होंने किया था? ए ब्रूक, बी फ्लीसी, सी ब्रूरियर, डी अर्नेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ब्रूक। ब्रूक के साथ उन्होंने पहले जो काम किया था, उसमें उन्होंने बायोलॉजिकल ओरिजिन पर कॉन्शियसनेस उनकी फेथ थी फ्रॉइड की। तो राइट आंसर है इसका ए। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट इट वाज पॉसिबल टू इंड्यूस और रिलीव हिस्टेरिकल सिम्टम्स विद हिप्नोटिक सजेशन? ए फेरेंजी, बी चरकॉट, सी फ्रॉइड, डी जेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कहा है चरकॉट ने, तो इसका तीसरे का राइट आंसर है बी, चरकॉट। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉइड अज्यूम दैट ऑल थॉट एंड बिहेवियर, ए हैविंग द मीनिंग, बी अकर रैंडमली, सी अकर स्पॉन्टेनियसली, डी कैन बी अट्रीब्यूट टू ए सिंगल कॉज। तो इसका राइट आंसर है हैविंग ए मीनिंग। तो राइट आंसर है ए। तो फ्रॉइड ने कहा कि सारे थॉट एंड बिहेवियर एक मीनिंग के तहत जनरेट होते हैं, अज्यूम किए जाते हैं या बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, तो हैविंग ए मीनिंग। क्वेश्चन करते हैं थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कहते हैं TAT इज एन द एग्जांपल ऑफ व्हिच टेस्ट? ए वैलिड एंड रिलायबल, बी ऑब्जेक्टिव, सी प्रोजेक्टिव, डी मल्टीपल चॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये होता है प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें आपको एक स्टोरी या उसके थ्रू आपके परसेप्शन या प्रोजेक्शन टेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। राइट आंसर इज सी। करते हैं ऑनलाइन आर ए वर्चुअल रिसर्च इज एडवांटेजियस बिकॉज ए देर आर ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल सोर्स विद सच एज विकीपीडिया, बी क्या कहता है यूजर टेंड टू बी ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट विद दिस काइंड ऑफ रिसर्च, सी क्या है यूजर आर यंगर एंड मोर प्रोफिशिएंट विद दिस काइंड ऑफ रिसर्च, डी क्या है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन रिसर्च सो ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द अदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बिकॉज यूजर आर यंगर एंड मोर प्रोफिशिएंट विद दिस काइंड ऑफ रिसर्च, बिकॉज दिस इज द मैन मटीरियल यूज एंड हाउ द डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज। ये मेन इसका फोकस होता है वर्चुअल ऑनलाइन रिसर्च का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूजर आर यंगर एंड मोर प्रोफिशिएंट विद दिस काइंड ऑफ रिसर्च।
क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द प्रीकॉन्शियस रिसाइड विद इन मीन्स फ्रॉइड के अनुसार प्रीकॉन्शियस कहाँ पे रहता है? ए इद, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी बोथ इद एंड सुपर ईगो। तो प्रीकॉन्शियस कहाँ है? अचेतन और चेतन के बीच का है, वहाँ पे होता है अर्धचेतन, जैसे प्रीकॉन्शियस या उसे कहते हैं, तो कहाँ होता है? ईगो में। तो राइट आंसर है बी ईगो। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड द प्रीकॉन्शियस माइंड इन ईगो। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रोसेस बाय व्हिच द अवेलेबल लिबिडियल एनर्जी इन ए साइक इज अटैच्ड टू आर इन्वेस्टेड इन ए पर्सन, आइडिया और थिंग इज। ए टर्म इज सोर्सिंग, बी इज कैथेसिक्स, सी इज एग्रेसिव इंस्टिंक्ट, डी इज कैथारसिस। तो कैथारसिस एंड कैथेसिस में अंतर क्या है? कैथेसिस क्या है? लिबिडो एनर्जी है जो मतलब इमोशनल अटैचमेंट या उसके लिए है, और कैथारसिस क्या है? ये टेंशन को रिलीज करना है, पेंट ऑफ करना है, पेंट अप करना है। तो सी उसका निगेटिव में टेंशन को रिलीज करना, बी क्या है? लिबिडो एनर्जी के। तो इसमें एनर्जी के इन्वेस्टेड पूछा है, तो राइट आंसर इज बी। नाइन्थ का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिजर्वायर ऑफ एनर्जी फॉर द होल पर्सनालिटी इज ए ईगो, बी सुपर ईगो, सी इद, डी इरोज। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, तो ये इद में होती है, मीन्स वहाँ एनर्जी इच्छा सारी कुछ होती है, तो ये सी इसका राइट आंसर है इद। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन्स बिहेवियर इज स्टिल पावरफुल अफेक्टेड विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल। ए इज एक्सपीरियंस विच हैव बीन डिनाइड आर रिप्रेस, बी क्या है? ए जुडिशियल यूज ऑफ द साइकोएनालिटिक टेक्निक, सी क्या है? द ईगो इज द एबिलिटी टू इवेलुएट द पोटेंशियल थ्रेट, डी क्या है? द वे इम्पल्स हैव बीन द डायरेक्टेड इन द पास्ट। तो इसका राइट आंसर है ए द एक्सपीरियंस विद विच द हैव बीन डिनाइड आर रिप्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल बिहेवियर का ए। Question number 12. A portion of the psych apparatus which is contact with the external ability is called the A ego, B preconscious, C super ego, D is superconscious। तो इसका राइट आंसर है A ego। A portion that of the psych apparatus which is contact with external reality means reality के साथ जहाँ आपको इच्छाओं में अपना कंट्रोल आ जाता है, तो वो ईगो होती है। तो राइट आंसर इज ईगो ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सुपर ईगो? ए इज कंट्रोलिंग सेक्सुअल इंपल्स, बी इज इंश्योरिंग द हेल्थ सेफ्टी एंड सैनिटी ऑफ द पर्सनालिटी, सी ऑब्जर्विंग अदर, डी फॉर्मिंग डील। तो इसका क्या होगा? फॉर्मिंग डील्स, क्योंकि सेक्सुअल इंपल्स किस में आएंगे? आपके दूसरे उसमें आते हैं, इंश्योरिंग द हेल्थ ये सब उसमें आते हैं, ऑब्जर्विंग द अदर भी दूसरे में, तो फॉर्मिंग डील्स, क्योंकि इसमें क्या आप समाज और उससे दोनों से सामंजस्य बताते हैं, इच्छाओं और उससे, तो फॉर्मिंग डील इज राइट आंसर। तो राइट आंसर इज डी द फंक्शन ऑफ द सुपर ईगो इज फॉर्मिंग द डील्स। राइट आंसर इज डी। Question, question number 15. The time between age 5 to 6 until the onset of puberty, when the unresolvable sexual desire of the phallic stage are the successful repressed by the superego is known as what the period? A. Genital, B. Egocentric, C. Pre-adolescence, D. Latency। तो लेटेंसी पीरियड ऐसी होती है जिसमें वो सेक्सुअल डिजायर खत्म करके उसमें कंट्रोल कर लेता है, और तो ये इसे कहते हैं लेटेंसी पीरियड। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जिसमें क्या है? अनरिजॉल्व सेक्सुअल डिजायर को वो अनरिजॉल्व कर लेता है, उसमें कंट्रोल कर लेता है, तो इसका हमने बताया था लेटेंसी पीरियड होता है। तो 15 का है डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट? ए ओरल एनल फैलिक जेनाइटल, बी क्या? ओरल एनल जेनाइटल फैलिक, सी क्या? फैलिक एनल जेनाइटल ओरल, डी क्या? ओरल फैलिक एनल जेनाइटल। तो इसमें क्या? ओरल सबसे पहले आती है, तो पहले आपका सी तो पहले ही ऑबेलिश कर दो, ए बी और डी में आंसर होगा। तो ए होगा, इसके बाद माउथ मीन ओरल के बाद एनल आता है, एनल किस में आता है? ए और बी में, तो डी भी ऑब्सोलीट कर दो, तो अब ए और बी में केवल राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ओरल एनल फैलिक एंड जेनाइटल, क्योंकि जेनाइटल सबसे लास्ट में है, तो इसका राइट आंसर है ए। 16 का ए ओरल एनल फैलिक जेनाइटल। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। परहैप्स द वीकेस्ट सपोजिशन इन द फ्रॉइड थ्योरी वाज हिज एजम्पशन ऑफ द फीमेल सेक्सुअलिटी एज ए डिसअपॉइंटेड मेल सेक्सुअलिटी, बी फिक्सेटेड एट द ओपिडल स्टेज, सी लेस इंपॉर्टेंट देन मेल सेक्सुअलिटी, डी हैविंग ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फीमेल साइक देन द मेल सेक्सुअलिटी एज और द मेल साइक। तो इसका राइट आंसर है ए डिसअपॉइंटेड मेल सेक्सुअलिटी। इसके लिए ये फ्रॉइड थ्योरी का जो सपोजिशन है जो वीकेस्ट है, तो इसका राइट आंसर है ए डिसअपॉइंटेड मेल सेक्सुअलिटी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉइड आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ एंजाइटी, ऑब्जेक्टिव, न्यूरोटिक एंड A the healthy anxiety, B is moral anxiety, C is sublimated anxiety, D is ego driven anxiety। तो इसका राइट आंसर है B moral anxiety। The Freud identified 3 type of anxiety, objective, neurotic and the moral anxiety। तो तीनों एंजाइटी कौन कौन सी है? ऑब्जेक्टिव, न्यूरोटिक एंड द मोरल। तो राइट आंसर इसका बी मोरल एंजाइटी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉइड डॉटर एना कंप्लाई ए लिस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग रेप्रेशन, डिनियल, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ए इज आइसोलेशन, बी इम्पल्सिटी, सी इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डी लॉजिकल थिंकिंग। तो फ्रॉइड डॉटर्स एना कंपाइल दी, ये सब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो राइट आंसर इज सी। 19 का है सी। Question 20. Freud maintained that the almost every dream can be understood as A. Unresolving unconscious conflict, B is highly symbolic, C is wish fulfillment, D is meeting biological needs। तो इसका राइट आंसर होगा सी wish fulfillment। मीन्स दी फ्रॉइड मेंटेन दैट द almost every dream can be understood as a wish fulfillment। तो इसका राइट आंसर है सी। Question number 22. Freudal theory suggested that the future choice are A. completely opened up by the psychoanalysis, B. fixed by
द सम ऑफ दी आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस, सी बियॉन्ड वंस कंट्रोल, डी बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? सी बियॉन्ड वंस कंट्रोल, बिकॉज द फ्यूडल थ्योरी सजेस्ट दैट द फ्यूचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो राइट आंसर इसका सी बियॉन्ड द कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 23, द साइको एनालिसिस एम टू हेल्प द पेशेंट एस्टेब्लिश द बेस्ट पॉसिबल वे। ए इज लाइफ लॉन्ग फ्रीडम फ्रॉम द इमोशनल कंफ्लिक्ट, बी इज ईगो फंक्शनिंग, सी इज द इंटरपर्सनल हार्मोनी, डी इज वर्क फंक्शनिंग। तो इसका राइट आंसर है बी, ईगो फंक्शनिंग। द साइको एम इज हेल्प द पेशेंट एस्टेब्लिश विद पॉसिबल ईगो फंक्शनिंग। तो इसका है बी, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन करते हैं, इन ए रिसेंट रिव्यू ऑफ द मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिसर्च, इन्वेस्टिगेटर कंक्लूड दैट द roughly 95% of the human being behavior is determined a unconsciously, b preconsciously, c is defensively, d is during dream stated। तो इसका राइट आंसर है ए, अनकॉन्शियसली। द रिसेंट रिव्यू मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिसर्च इन्वेस्टिगेटर कंडक्टेड दी कि 95% ह्यूमन बीइंग बिहेवियर इज डिटरमाइंड अनकॉन्शियसली। तो राइट आंसर इज ए। जय हिंद। आप अपने प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए अच्छा एक मोटिवेशन के लिए काम आएगा। सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।